लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने मोदी की चुनावी टीम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 20 समितियां बनाई है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 समितियां बनाई गई हैं। मुरली मनोहर जोशी को घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी दी गई है, तो नितिन गडकरी विजन डॉक्यूमेंट समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। सदस्य रहेंगे श्री जसवंत सिंह, श्री यशवंत सिन्हा, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी। अगस्त से बीजेपी देश भर में 100 से ज्यादा रैलियां आयोजित करेगी। रैली की जिम्मेदारी अनंत कुमार और वरुण गांधी को दी गई है। बीजेपी 1 बूथ 10 यूथ को इस चुनाव में लागू करेगी। 1 बूथ 10 यूथ, यानी हर बूथ से 10-10 हमारे कार्यकर्ता, ऐसे हमने देश भर में कुछ समितियां भी बना रहे हैं। मोदी की टीम की सबसे अहम बात यह है कि टीम में अडवाणी खेमे के सभी लोगों को तरजीह दी गई है। सुषमा स्वराज को पब्लिसिटी समिति में शामिल किया गया है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन, प्रिंट मीडिया कैंपेन, आउटडोर कैंपेन, ये सारे विषयों को मार्गदर्शन करने के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली। मोदी की टीम बीजेपी के फायरब्रांड नेता नवजोत सिद्धू को काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धू जहां युवा मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ेंगे, वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। बीजेपी की ओर से चुनाव के सिलसिले में होने वाले विशेष संपर्क अभियान में उमा भारती को भी शामिल किया गया है। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में सोशल नेटवर्किंग साइट का भी खूब इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ हम एक आरोप पत्र आने वाले 1 महीने में हम देश के सामने रखेंगे। मोदी की टीम में बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्षों समेत मौजूदा 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा सुषमा स्वराज को भी मोदी की टीम में अहम जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी के नाम पर शिवसेना ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि एनडीए में पीएम पद के लिए कई भरोसेमंद चेहरे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एसोचैम के कार्यक्रम में आए थे। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि एनडीए में पीएम पद के लिए बहुत से भरोसेमंद लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की ओर से एक भरोसेमंद पीएम कैंडिडेट पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात करेंगे। उद्धव से जब सवाल किया गया कि मोदी में क्या वो भरोसेमंद चेहरा नहीं देखते, तो वो चुप्पी साध गए। हमारे पास बहुत सारे लोग भरोसेमंद हैं, तो आपको आप क्यों इतने थोड़ा हाल ही में शिवसेना ने मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी वाले बयान की तारीफ की थी। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत मोदी का समर्थन कर चुके हैं। सांप्रदायिकता के सवाल पर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे एक ही दिन में अपने बयान से पलट गए। अन्ना ने आज कहा कि मोदी सांप्रदायिक हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी पर पलटी खाते हुए कहा है कि मोदी सांप्रदायिक हैं। हजारे ने कहा कि उन्होंने मोदी को कभी सांप्रदायिकता पर क्लीन चिट नहीं दी। इससे एक दिन पहले ही अन्ना हजारे ने मोदी को सांप्रदायिक मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस पर उनका कहना है कि मीडिया ने उनका बयान को गलत रूप में लिया था। अन्ना ने आज मोदी के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। अन्ना ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सांप्रदायिक है। अन्ना ने कहा है कि देश के किसी भी राजनीतिक दल में प्रधानमंत्री पद के भरोसे लायक उम्मीदवार नहीं है। सांप्रदायिक तो मानने वाले जो एक दल है, उस दल का चुनाव प्रमुख नरेंद्र मोदी को बनाया गया है और वो दल सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं है। अन्ना ने एक दिन पहले कहा था कि वे किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। उनके मुताबिक न तो कांग्रेस सही रास्ते पर है और न ही बीजेपी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज उद्योग जगत को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठा रही है और सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। मनमोहन सिंह आज एसोचैम की सालाना बैठक को संबोधित कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने कहा है कि पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था की हालत में थोड़ी गिरावट क्या हुई, विपक्ष ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। प्रधानमंत्री ने यूपीए की सरकार के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि विपक्ष के आरोप सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। Our political critics focus on the experience of one bad year. This makes for good television.
पीएम ने कहा कि वो जानते हैं कि उद्योग जगत अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि अगर चीजें खराब हो रही हैं, जैसा कि वर्तमान में दिख रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सक्रियता दिखाए। सबसे बड़ी चिंता विदेशी मुद्रा की अस्थिरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाजार से बड़ी संख्या में मुद्रा वापस ले जाने के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। रुपए का अवमूल्यन हुआ है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। 2G मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीबीआई की अर्जी पर सुनाया अहम फैसला। कोर्ट ने रिलायंस ATH के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को बतौर गवाह पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि ADAG समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी ऐसे शख्स हैं जो इस निवेश से संबंधित कई अहम जानकारी दे सकते हैं। विशेष सरकारी वकील UU ललित ने कहा था कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड में रिलायंस ADAG कंपनियों के 990 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से जुड़े मामले पर अनिल अंबानी से जिरह की जरूरत है। स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा इसी अदालत में चल रहा है। ललित ने आरोप लगाया था कि शायद अनिल अंबानी उस बैठक में शामिल नहीं थे जिसमें ये फैसला किया गया, लेकिन वो इस बात से वाकिफ थे। सीबीआई की तरफ से पेश विशेष वकील UU ललित ने ये भी कहा कि जहां तक बैठकों का सवाल है तो टीना अंबानी ने इन तमाम बैठकों की अध्यक्षता की थी। यूपी के आजमगढ़ में BSP के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हुई गोली मारकर हत्या। पूर्व विधायक की हत्या के बाद विधायक के समर्थकों ने जियनपुर थाने में जमकर मचाया उत्पात। BSP के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए जियनपुर थाने में आग लगा दी। गुस्साए समर्थकों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया और पुलिस पर पथराव भी किया। अपने नेता की मौत से गुस्से में आई भीड़ ने जब जैनपुर कस्बे के थाने पर हमला बोला तो पुलिस को समर्थकों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सर्वेश सिंह पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। एक पूर्व विधायक श्री सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह, उन पर जो है वो अभी तक अज्ञात हमलावरों ने जो है वो अटैक किया है और जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई है और उनके साथ जो है वो एक और उनके साथ थे श्री भारत राय, उनकी मृत्यु भी हुई है। बीएसपी में आने से पहले पूर्व समाजवादी नेता अमर सिंह के करीबी सर्वेश सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अमर सिंह को एसपी से निकाले जाने के बाद उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पूर्व बीएसपी विधायक की हत्या के बाद एक बार फिर अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है, जिसके बाद विरोधी पार्टियों ने सपा सरकार पर साधा है निशाना। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में गुंडाराज आ गया है। अब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस फायरिंग करके पुलिस ने भी जो नंगानाज किया है बहुत ही निंदनीय है और इससे समाजवादी पार्टी सरकार का चेहरा बेनकाब होता है। कांग्रेस ने भी बीएसपी नेता की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल करना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि बीएसपी के पूर्व विधायक की हत्या को पुलिस आपसी रंजिश का नतीजा बता रही है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में बीएसपी नेता सर्वेश समेत 2 लोगों की मौत हुई है और फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। सवाल ये उठता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही गुंडे बेलगाम क्यों हो जाते हैं। अखिलेश यादव सरकार के 16 महीने के शासन में यूपी में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। अब कांग्रेस भी हाईटेक होने की तैयारी कर रही है। चुनाव के मौसम में विपक्षियों को जवाब देने के लिए और जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी। अगले हफ्ते सोमवार और मंगलवार को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में होने वाली पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक में सभी प्रवक्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन के साथ आने का फरमान जारी किया गया है और ये फरमान किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने जारी किया है। प्रवक्ताओं को पत्र भेजकर कहा गया है कि वो लैपटॉप, आईफोन या ब्लैकबेरी के साथ आएं। प्रवक्ताओं को सोशल मीडिया का इस्तेमाल के बारे में जानकारी देने के लिए बेंगलुरु से IT एक्सपर्ट्स की भी टीम बुलाई गई है। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में प्रवक्ताओं को सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देना सिखाया जाएगा। इस बैठक में हर प्रदेश से आए 5 प्रवक्ता और IT के जानकार शिरकत करेंगे। कोई भी राजनीतिक दलों मीडिया के हर पक्ष को अब ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मल्टी मीडिया हो। नरेंद्र मोदी के प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। ये देखना दिलचस्प होगा कौन किस पर भारी पड़ता है।
साल 2002 में हुए हिट एंड रन केस की सुनवाई के लिए सलमान खान आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश हुए। जज ने सलमान खान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा है। इस केस की पहली सुनवाई में जज ने सलमान को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया था। सलमान के साथ आज उनकी दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता भी कोर्ट में मौजूद थी। मामले की अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 25 जून को मुंबई की सेशन कोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत मुकदमा न चलाया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश दिए। इससे पहले सलमान पर आईपीसी की धारा 304 के तहत लापरवाही से मौत का मामला चल रहा था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा का प्रावधान था। पहले ही सुनवाई में जज ने कड़ा रुख दिखाते हुए सलमान को आरोपी की जगह बैठने और अगली सुनवाई में भी हाजिर रहने का आदेश दिया है। नहीं, आज चार्जेस नहीं फ्रेम हुए। डिस्चार्ज की भी एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दी थी। उनका कहना था कि वो जो है जब ट्रायल होगा उस वक्त वो अपने पॉइंट्स को सामने लाएंगे। और इसी तरह से जो है जज साहब ने 24 तारीख को अगली डेट रखी है 11 बजे और उन्होंने कहा है कि सलमान को वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा। सेशंस कोर्ट में ट्रायल ने सलमान खान की मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर उन पर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसी का गैस लीक हो गया। गैस लीक होने की खबर मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। इस घटना की वजह से करीबन 15 मिनट तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अस्पताल मैनेजमेंट के मुताबिक जल्दी हालात पर काबू पा लिया गया और लोगों को वापस वार्ड में भेज दिया गया। गौरतलब है कि छपरा मिड डे मील से पीड़ित बच्चे भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं। घटना को लेकर 3 अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि एसी से आवाज आई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कैपेसिटर से थोड़ा सा लीक हुआ और सडन लीक जो हुआ, परहैप्स उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन था या कुछ था, जिसकी वजह से गैस आईसीयू में भरना शुरू हुआ। और भाई थोड़ी देर में इतनी अफरा तफरी मच गई, लोगों ने सोचा कि आग लग गई है। काफी मशक्कत के बाद अस्पताल प्रशासन ने हालात पर काबू पाया, लेकिन इस घटना के बाद अभी भी मरीज और उनके परिजन भयभीत हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज न्यायमूर्ति पी सदाशिवम को देश के 40वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। जस्टिस पी सदाशिवम ने अल्तमस कबीर का स्थान लिया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति सदाशिवम ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी और कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। अगस्त 2007 में न्यायमूर्ति सदाशिवम को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया था और वो चीफ जस्टिस के पद पर 26 अप्रैल 2014 तक कार्यरत रहेंगे। नए चीफ जस्टिस पी सदाशिवम उस बेंच में भी शामिल थे जिसने मुंबई बम धमाकों के मामले में फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सजा को बरकरार रखा था। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुई हिंसा के बाद आज अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पूरे इलाके में तनाव और प्रदर्शन के चलते यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। जो यात्री जम्मू में हैं, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो गुफा तक पहुंच गए हैं, उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। कल हुई हिंसा के बाद रामबन के कलेक्टर का तबादला भी कर दिया गया। पूरी घटना पर बीएसएफ ने दलील दी है कि उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग की। बीएसएफ का कहना है कि भीड़ उनके कैंप को तबाह करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में हिंसा तब भड़की जब कुछ लोगों की एक भीड़ ने बीएसएफ कैंप पर धावा बोल दिया। भीड़ को काबू करने के दौरान सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कल ही पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए थे। हैदराबाद में सामने आया है एयर इंडिया का कॉकपिट कांड। एक हीरोइन को अपने बगल में बैठाकर पायलट उड़ाता रहा विमान। बेंगलोर से हैदराबाद जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में पायलट ने साउथ की हीरोइन नित्या मेमन को पूरी यात्रा के दौरान कॉकपिट में बैठाए रखा। विमान में ही मौजूद एक सरकारी अधिकारी ने एयर इंडिया में अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद विमान के दोनों पायलट जगन मोहन रेड्डी और एम किरण को सस्पेंड कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले 4 महीनों में ये तीसरा कॉकपिट कांड है। नियम के अनुसार पायलट के अलावा किसी और के कॉकपिट पे जाने पर प्रतिबंध होता है। बावजूद इसके पायलट ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच अभी चल रही है। इस
प्याज को काटते वक्त तो आंसू निकलते ही हैं, लेकिन अब जब आप मार्केट में इसे खरीदने जाएंगे तो भी आपकी आंखों से आंसू निकल आएगा। जी हाँ, इसलिए क्योंकि ये जो प्याज जो अभी हफ्ते भर पहले 20 से 25 रुपए किलो मिला करता था, वो अब 40 रुपए किलो मार्केट में उपलब्ध है। टमाटर के बाद अब खाने से प्याज भी गायब होने वाला है, क्योंकि टमाटर के बाद अब प्याज का दाम लोगों के आंसू निकाल रहा है। प्याज की कीमतें गुरुवार और शुक्रवार को 2.5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह प्याज का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने वाले कुछ इलाकों में पिछले साल सूखे की वजह से सप्लाई में कमी आना है। महाराष्ट्र के लसाल गांव में प्याज की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में प्याज के दाम 2,411 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। ये जनवरी 2011 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले एक महीने में प्याज की होलसेल कीमतें करीब 50% चढ़ चुकी है। मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में इसके रिटेल प्राइस दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। वहीं दिल्ली में प्याज 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। 30 है, कल 35 हो जाएगी, 40 ऐसे बढ़ता रहता है। कोई गवर्नमेंट की इस पे कंट्रोल नहीं है। जब वहाँ पे 50 रुपए बढ़ेगा तो यहाँ भी 60 रुपए बढ़ेगा, जब वहाँ कम होगा तो यहाँ भी कम हो जाएगा। ऐसे ही फर्क हो जाता है। वहाँ बहुत रेट बढ़ा हुआ है। पीछे था 700 रुपए 800 रुपए आ रहा था, अब 1100 1000 1100 रुपए 300 रुपए मन का फर्क आ रहा है। लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात है। ऐसे में सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं स्टोर है चीजें तो उनको मार्केट में लाया जाए, नहीं तो इस तरीके से ही बेतहाशा वृद्धि होती रहेगी।